तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.1 यानी जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं, और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि थेल्स प्रमेय का एग्जाम में कितना वैल्यू होता है और 5 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसीलिए आज आप लोग को पूरा थेल्स प्रमेय को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना है, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग को मतलब डर ना लगे, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे कि थेल्स प्रमेय का जो ये कथन देख रहे हैं, जो 6.1 में आप लोग बुक में भी पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए, थेल्स प्रमेय का जो कथन है, सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ के उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि थेल्स प्रमेय हो या फिर कोई भी प्रमेय हो, यानी थेल्स हो, थेल्स का विलोम हो, कोई भी प्रमेय हो, उसमें आप लोग को केवल 50% समझना होता है, 50% केवल याद करने होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी थेल्स प्रमेय पढ़ाऊंगा, तो इसमें 50% ही समझना है, 50% आप लोग को याद ही करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को यानी कि कथन को पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके अब हम लोग जो है ना सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छा सा त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज बोल रहा है ना, तो सबसे पहले एक त्रिभुज का फोटो बना लेते हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास त्रिभुज का फोटो, और ये देखिए त्रिभुज का फोटो मैंने बना लिया, ठीक है। तो त्रिभुज का फोटो बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए धीरे धीरे आप लोग समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई हार्ड नहीं है, बस 5 नंबर आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। बस आप लोग को 10 से 15 मिनट दे दीजिए ना, आप लोग को 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फोटो बना दिए, उसके बाद क्या करना है, तो इसका नामकरण कर देंगे, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। उसके बाद अब आइए आगे पढ़ते हैं, कथन क्या बोल रहा है। तो देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेखा खींची जाए, यानी कि एक समांतर रेखा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि BC के समांतर एक रेखा खींचने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे रेखा खींच दिए, एक BC के समांतर हो गया, यानी कि इसके बीच की दूरी जो है, इसकी बीच की दूरी जो है एकदम समान है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब उससे आगे देखिए, पहले इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हो गया जैसे कि ABCD, यहाँ पे D रख देते हैं, और यहाँ पे इसका E रख दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, तो पहले फोटो जो बनाए है ना, उसको पहले हम लोग को अब लिख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ABC क्या है, तो एक त्रिभुज है। क्या है, तो ABC एक त्रिभुज है। यहाँ तक लिख लिए। अब उसके बाद क्या है, तो देखिए जिसमें BC के समांतर DE है, यहाँ पे देख सकते हैं कि BC के समांतर क्या है, तो DE है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें BC के समांतर यानी पैरेलल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, तो DE है, जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर क्या करती है, तो काटती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि काट रहा है, यहाँ पे बिंदु है, AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे कि जो AB को बिंदु किस पे, तो D पे, तथा AC को बिंदु किस पे, तो E पे काटती है।
अब यहाँ तक आप लोग लिख दिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, तो पहले एक त्रिभुज का फोटो बना लिए, उसके बाद हम लोग BC के समांतर एक DE रेखा खींच दिए, उसके बाद इतना लिख दिए। इसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आप लोग को बोला था कि इसमें 50% याद ही करना होगा और 50% समझना है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें याद क्या करना है, ये फोटो के अनुसार ही एकदम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आइए समझते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है। सिद्ध भी ना हम लोग करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो क्वेश्चन में आइए पढ़ते हैं यहाँ पे कथन में कि क्या बोल रहा है सिद्ध करने। तो यहाँ तक हो गया था। यहाँ पे देखिए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा और इस भुजा का अनुपात इस बराबर, मतलब इस भुजा के बराबर होगा। तो हम लोग को यही निकालना है। यानी कहने का मतलब है AD बटा में DB, AE बटा में EC। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है। क्या, तो AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। यही हम लोग को है सिद्ध करके निकालना है, ठीक है। AD बटा में DB और AE बटा में EC, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ तक आप लोग पूरा क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अब रचना करना है, क्योंकि कोई भी प्रमेय हो उसमें रचना अवश्य करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए रचना कर लेते हैं। तो रचना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रचना, यहाँ लिख दिए रचना। अब देखिए उसके बाद रचना में क्या होता है, तो रचना में यहाँ फोटो में होगा। फोटो में आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए रचना में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप लोग A और E देख रहे हैं, A और E, इस पे एक लंब यानी कि एक रेखा पहले खींच देंगे। यानी कि A और E पे एक लंब डालेंगे, यानी D से डालेंगे। कहाँ से, तो D से एक लंब डाल दिए। आइए ब्लू मार्कर से यहाँ पे करते हैं, इसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए D से एक लंब डाल दिए AE पे और यहाँ पे लंब वाला निशानी लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AE पे लंब डाल दिए D से। अब देखिए यहाँ पे A और D पे लंब डालेंगे E से, यानी यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे A और D पे E से डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं और यहाँ पे अब इन दोनों का नाम रख देते हैं। यानी कि हम लोगों ने लंब डाल दिया, उसके बाद एक नाम रख देते हैं दोनों का। यहाँ पे इसका नाम M रख देते हैं और यहाँ पे इसका नाम N रख देते हैं। यहाँ पे आप लोग समझे ना कि यहाँ पे AE पे लंब डाले D से और AD पे डाले हम लोग E से और नाम रख दिए M और N। यहाँ पे आप लोग समझ गए। बस वही चीज को यहाँ पे लिख देना है। रचना में क्या होता है ना कि जो यहाँ किए उसको ही यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि DM लंब AE, यहाँ पे क्या लिखेंगे, DM लंब AC। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये भी आधार ही है। A से लेके E तक आधार है और E से लेके भी C तक आधार ही है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ से A और C ले लेंगे, ठीक है। तो DM लंब AC तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा, और उसके बाद देखिए EN, यानी कि EN लंब फिर AB पर डाला। यहाँ पे EN लंब AB, यहाँ पे हो जाएगा डाला। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे और। रचना में और भी अभी करना है। यहाँ पे ऊपर वाला में तो क्लियर हो गया। अब नीचे वाला में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, यानी कि दोनों को मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे और B को E से तथा C को D से मिलाया। तो रचना हो गया अब हमारा कंप्लीट। रचना में क्या किए, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रचना में पहले हम लोग AE पे लंब डाल दिए D से और फिर AD पे लंब डाल दिए E से। उसके बाद B को E से मिला दिए, C को D से मिला दिए और वही चीज यहाँ पे लिख दिए। आप लोग यहाँ तक पूरा क्लियर समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे भी पूरा सिंपल है। रचना करने के बाद आता है प्रमाण, जो आप लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम भी होगा और नहीं मालूम है तो आज जान जाइएगा, ठीक है। रचना करने के बाद हम लोग को प्रमाण करना होता है। तो यहाँ पे करेंगे प्रमाण लिख दिए। अब आइए प्रमाण करते हैं। प्रमाण का मतलब है कि रचना कर दिए ना, आधा अब खत्म हो गया। प्रमाण करेंगे और हमारा जो है ना सिद्ध जो करने वाला है वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो प्रमाण में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि देखिए इस त्रिभुज का अनुपात, यानी कि यहाँ पे देखिए अनुपात नहीं, यहाँ पे देखिए ADE और यहाँ पे फिर DB और E, यानी कि दोनों त्रिभुज का जो है ना हम लोग को क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल देना है। तो प्रमाण में वही करेंगे कि
ई, पहले इस त्रिभुज का लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, और त्रिभुज बी डी ई में, यानी कि पहले एक बार इस त्रिभुज में और फिर इस साइड, यानी कि अभी इस साइड ही काम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बी, त्रिभुज बी डी और ई में, और उसके बाद अब यहाँ तक लिख दिए। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, ए आर मतलब एरिया, और यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई, यहाँ जो लिखे सेम वही लिख देंगे और बटा लगा देंगे। यहाँ नीचे में क्या करेंगे तो बटा लगा देंगे, और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ वाला लिख देंगे, यानी कि बी डी ई, यहाँ तक कंप्लीट। और बराबर में यहाँ पे देखिए इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल लिखेंगे जो फॉर्मूला होता है, और इस मतलब नीचे वाले का भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई होता है। ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। नीचे भी वही हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आइए फॉर्मूला तो बैठा दिए, अब आगे क्या करना है, तो आगे भी पूरा सिंपल है। अब मान बैठाएंगे, देखिए आधार और ऊंचाई का मान बैठाएंगे। अब तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और बराबर यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 ही रहने देंगे, और गुना आधार क्या है, तो आधार हमारे पास यहाँ पे फोटो में आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी इस साइड वाले का काम कर रहे हैं, ए डी ई, यानी इस साइड वाले त्रिभुज का काम कर रहे हैं ना। तो आधार यहाँ पे देखिए ए और डी हो गया आधार, यानी कि यहाँ पे आधार क्या हो गया ए और डी, फिर गुना है ऊंचाई। ऊंचाई आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऊंचाई में ही काफ़ी प्रॉब्लम होता है निकालने में। तो देखिए ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिस आधार को हम लोग यहाँ पे लिए हैं, जिस आधार पे लंब है ना, यानी कि जो लंब डाले थे हम लोग रेखा, वही लंब मतलब हो जाएगा इसका ऊंचाई। यहाँ पे देख रहे ई और एन जो है यहाँ पे आधार पे है ना, यहाँ पे लंब ये है ना लंब, तो ई एन हो गया इसका ऊंचाई। तो यहाँ पे ई एन रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे फिर बटा लगा देंगे, और नीचे वाले में भी 1/2 ही रहेगा गुना। यहाँ पे देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा नीचे वाले में, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले में हो जाएगा डी, और बी हो गया इसका आधार, यानी कि इस वाले त्रिभुज का भी काम कर रहे हैं ना बी डी ई में। तो यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे बी डी बोलिए या फिर डी बी बोलिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया आधार, तो बी और डी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी और डी गुना इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे इसका ऊंचाई सी और डी हो जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है यही आधार वाला ऊंचाई होगा, यानी कि यही हो जाएगा ई और एन। तो ऊपर नीचे दोनों एन ई और एन मतलब सेम सेम लिखाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, कटा देंगे, 1/2 कट गया और 1/2 कट गया। फिर यहाँ पे देखिए ई एन से ई एन कट गया, तो बचा हमारे पास ए डी बटा में डी बी, यानी बी डी, तो वही लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और बराबर में क्या बचा, तो ए डी बटा में डी बी, और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, तो समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो समीकरण 1 मान लिए इसको। यहाँ तक आप लोग अब समझ गए, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब निकालेंगे पुनः फिर से समीकरण 2 निकालेंगे। तो आइए अब साफ कर लेते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे आगे अब हम लोग जो है दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला समीकरण निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम लोग पुनः लिख के उसके बाद दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला कैसे निकलेगा, तो हम लोग देखिए फोटो के इस साइड वाले त्रिभुज का तो काम कर लिए। अब हम लोग सेम उसी प्रकार, यानी कि जिस तरह हम लोग इधर किए हैं इस साइड वाले, सेम उसी तरह उधर भी कर देंगे, यानी कि इधर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई लेंगे एक बार, और फिर यहाँ पे एक बार लेंगे सी डी ई, यानी कि एक बार फिर से ये वाला और एक बार फिर से ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आइए ले लेते हैं पुनः त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और बटा में फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, क्योंकि बी डी ई का तो काम हो गया है ना, इस त्रिभुज का तो काम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का काम खत्म है, तो अब हम लोग को इस त्रिभुज में ना आना है, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में यहाँ पे देखिए सी डी ई लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी
ई, और बराबर में फिर वही 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। फिर यहाँ पे देखिए बटा लगा देंगे और फिर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने हो गया ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मतलब सेम वही है। और यहाँ पे देखिए बराबर 1/2 और गुना, यहाँ पे देखिए आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आधार यहाँ पे देखिए ए और ई हो जाएगा आधार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए और ई, गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा इसमें। तो मैंने आप लोग को बोला है कि आधार पे जो रेखा खींचे जिस पे लंब है, यानी कि जिस आधार पे लंब है ना वही हो जाएगा ऊंचाई। यानी कि इस पे देखिए इस रेखा पे यहाँ पे देखिए ये आधार है और आधार पे लंब क्या है, तो डी और एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एम। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत फिर बटा लगा दिए 1/2 गुने में, फिर यहाँ पे देखिए इस वाले का यहाँ पे आधार हो जाएगा ई सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ई सी, और गुने में फिर वही डी एम हो जाएगा, क्योंकि डी एम यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये वाला हम लोग आधार नहीं ले सकते हैं, ये लेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ये इसी का जो है ऊंचाई लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी एम लिख दिए, डी एम से डी एम कट गया और यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट गया, बचा हमारे पास ए ई बटा में ई सी। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या था, तो ए डी ई, और बटा में फिर से है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी है ना, सी डी ई, और बराबर में क्या बचा है, तो ए ई बटा में ई सी, और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, तो समीकरण 2 मान लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। तो अब इससे आगे भी पूरा इजी ही है। अब आगे देखिए क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और यहाँ पर समीकरण 2 में भी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी बोले तो ऊपर वाला दोनों बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला भी बराबर है और ये भी वाला बराबर है, तो नीचे वाला बराबर नहीं है, बस हम लोग को नीचे वाला ही बराबर कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए नीचे वाला बराबर यहाँ पे करते हैं। तो नीचे वाला बराबर करने के लिए कुछ लिखना होगा जो आप लोग को याद कर लेना है। क्या याद करना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसको साइड में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार और समांतर, समांतर रेखा, समांतर रेखा से बने त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, तो बराबर होता है, बराबर, बराबर होता है। और यही आप लोग को याद कर लेना है कि एक ही आधार और समांतर रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकलने के बाद ये वाला आप लोग लिखिएगा चूंकि देके। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए लिख के उसके बाद क्या करना है कि जो जो बराबर नहीं है, यानी कि दोनों में नीचे वाला बराबर नहीं है ना, तो बस वही लिख देना है। यहाँ पे पहले समीकरण 1 वाला लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर में इतना लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो पहले यहाँ नीचे वाला लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और फिर यहाँ पे बराबर में लिखेंगे फिर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इस वाले का नीचे यानी समीकरण 2 वाले का नीचे वाला लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, यानी कि जो जो बराबर नहीं है ना वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सी डी ई। और यहाँ पे जब ये लिख दिए ना, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये कथन लिखा कि एक ही आधार और समांतर रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, और यहाँ पे इसलिए बराबर हो गया, यानी कि अब ये दोनों बराबर है। अब जो आएगा केवल आंसर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आंसर ला देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को, तो आइए अब यहाँ पर ही इतना ही दूर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ तक पूरा क्लियर कर दिए, इन दोनों को बराबर कर दिए, और ये जो बराबर किए ना इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 3, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया, तो बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, और जब समीकरण 1, 2, 3 सब से ले लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ए डी बटा में डी बी, यानी बी डी, ए डी बटा में डी बी बोले या फिर डी डी बोले बराबर ही है, तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ई सी। तो हम लोग को यही ना सिद्ध करना था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यही ना सिद्ध करना था, ए डी बटा में डी बी, यहाँ पे डी बी बोलिए या फिर बी डी बोलिए बात बराबर ही है। यहाँ पे देखिए बी डी ही कर देते हैं, आप लोग काहे ला थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, बी
डी। तो यहाँ पे देखिए ए डी बटा में बी डी आ गया, ए डी बटा में बी डी, और ए ई बटा में ई सी। तो यहाँ पे देखिए ए ई बटा में ई सी, यही ना हम लोग को प्रूव्ड करना था, और ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि पूरा हम लोग का थेस प्रमेय कंप्लीट हो गया।